और अब एक खास खबर। नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा गठबंधन वाली एनडीए बहुमत की ओर। एग्जिट पोल आते हुए सच सहयोगी दलों से कांग्रेस ने बनाई बढ़त। छत्तीसगढ़ में ज्योत्सना महंत ने कांग्रेस की बचाई लाज। उतार चढ़ाव के बीच कई दिग्गज हारे। बिलासपुर लोकसभा का परिणाम पहले बदला मौसम की तरह, फिर भाजपाइयों के चेहरे खिले। मजबूत व्यवस्था से सुचारू हुई मतगणना। और लोकस्वर के मंच पर पत्रकारों और नेत्रियों ने साझा किए विचार। सभी मुद्दों पर खुलकर की बात। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। 7 चरणों में संपन्न लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को शाम तक सामने आ गए। देश में 240 सीट के आसपास भाजपा गठबंधन के सहयोग से लगभग 300 सीट एनडीए को, जबकि लगभग 100 सीट के करीब कांग्रेस ने पहुंचकर अपनी मजबूत स्थिति एक बार फिर से दर्शा दी है। गठबंधन के सहयोग से इंडिया को लगभग 230 सीटें मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में कोरबा को छोड़कर 10 सीट भाजपा को मिल गई है। वहीं ज्योत्सना महंत ने अपनी सांसदी बरकरार रखी है। 4 दिनों पहले एग्जिट पोल में जो घोषणाएं की गई थी वह सब बेकार साबित हुई। न भाजपा 400 पार कर पाई और न ही कांग्रेस उतनी कमजोर स्थिति में दिखाई दी। देश के इस परिणाम में सबसे महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की नीतीश कुमार की पार्टी का कद बढ़ गया है। कांग्रेस या भाजपा इन दोनों को साथ लेकर ही देश में सरकार बना सकती है। हालांकि ये दोनों दल एनडीए के घटक हैं। अगर कांग्रेस खेला कर गई या ये दोनों दल बार्गेनिंग करने पर उतर आए तो परिणाम कुछ अलग होंगे। बिलासपुर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू मतगणना शुरू होने से पहले अपनी पत्नी के साथ घर में पूजा पाठ की। इसके बाद मतगणना स्थल के लिए रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि मंगलवार के दिन पूरे देश के लिए महामंगल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता आतुर है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी मतदाता, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे युवा साथी, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। प्रचंड मतों से बिलासपुर संसदीय सीट को हम लोग जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आने की संभावना है? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार एग्जिट पोल में भी कहा गया है, सभी सर्वे कह रहे हैं कि 11 में से 11 सीट आने वाली है। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने विगत 10 साल में जो काम किए हैं, भारत का मान सम्मान विश्व में स्थापित हुआ है। इसलिए न केवल बिलासपुर संसदीय सीट बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल छाप में मतदान किए हैं। आज मंगलवार का दिन है और पूरे देश के लिए महामंगल होने वाला है। जनादेश स्वीकार कर कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने कहा, बिलासपुर की जनता ने पार्टी और उन पर विश्वास किया है। संसद में ना सही, वे विधायक होने के नाते जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे। विजयी भाजपा के तोखन साहू को उन्होंने बधाई दी। मंगलवार शाम बिलासपुर लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद देवेंद्र यादव ने प्रेस से कहा, कांग्रेस के सभी लोगों ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है। इसे सम्मानजनक हार बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र ने कहा, बिलासपुर के प्रति उनका प्रेम बना रहेगा। बिलासपुर के जनादेश का स्वागत करता हूं। जनता का आभार करूंगा। जनता ने बहुत सारे मत दिए, खूब सारा वोट दिया है, बहुत आशीर्वाद इसने दिया है। और मैं जब जहाँ गया, जिस गांव में गया, जनता मेरे साथ चली। माताओं, बहनों, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवाओं ने साथ दिया। सबका आभार। बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू जी को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा। उनको जिम्मेदारी दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं पिछले 35 वर्षों से जो राजनीतिक सूखा
बिलासपुर में था। अब देखते हैं जाकर संसद में कोई आवाज़ उठेगी कि नहीं उठेगी। लेकिन एक बात के लिए बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि विधानसभा में हूं मैं, और बिलासपुर के हितों की रक्षा हम विधानसभा में रहकर कर सकते हैं। और अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकस्वर टीवी। दिल की सबसे खास कोशिश, दुनिया का सबसे प्यारा एहसास, कानों को सबसे मीठे लगने वाले बोल, दिल को छू लेने वाली धुन, कभी न भूलने वाला स्पर्श। इन सब पलों को आपकी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। Makhija Test Tube Baby Center and Maternity Hospital. Life begins here. Bilaspur, Chhattisgarh. Welcome to the Drona Public School. Drona Public School is an ISO certified English medium co-ed school that follows the Central Board of Secondary Education for 10+2 pattern of education. It is encircled with a beautiful and sylvan surrounding of a sprawling campus, the excellent education destination for children, and is fully equipped with all the requirements as specified by the board. Established in 2013, book your free campus visit. Dial 777-1899-992. न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर। बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही वंदना हॉस्पिटल, मिशन अस्पताल परिसर, सिम्स के पास, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर वासियों के लिए खुश खबर, माउंट लिटरा जी स्कूल अब आपके शहर बिलासपुर में, जहां एकेडमिक्स एंड करिकुलम के परे बच्चों को सिखाए जाते हैं लाइफ स्किल्स, वैल्यूज एंड हैबिट्स। जब बच्चे पढ़ेंगे राइट तभी तो फ्यूचर बनेगा ब्राइट। माउंट लिटरा जी स्कूल की प्रैक्टिकल और डिजिटल लर्निंग अप्रोच से बच्चे हर चीज सीखते हैं जल्दी और खुशी खुशी। Admissions open. For details, visit Mount Litera Z School, Mungeli Road, Uslapur, Bilaspur. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार की सुबह कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में बिलासपुर लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों की गणना की गई। इसके साथ ही मुंगेली के चातरखार में मुंगेली और लोरमी विधानसभा की गणना की गई। शाम तक दोनों जिलों से परिणाम सामने आ गए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू लगभग 1,30,000 मतों से चुनाव जीत गए। चुनाव के शुरुआती रुझान भाजपा के लिए मुश्किल भरे रहे। मुंगेली, लोरमी, मस्तूरी, बेलतरा, कोटा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट बाहर निकलते रहे, मगर बिलासपुर शहर विधानसभा के वोट इन 5 विधानसभा पर भारी पड़े और 5 विधानसभाओं में मिल रही कांग्रेस की लीड को अकेले शहर विधानसभा ने पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं रखी। दोपहर बाद परिस्थितियों में तब्दीली आई और लोरमी को छोड़कर सभी विधानसभाओं में भाजपा को लीड मिलनी शुरू हो गई और इस तरह यह क्रम बरकरार रहा और भाजपा प्रत्याशी लगभग 1,30,000 वोटों से चुनाव जीत गए।
प्रदेश में 10 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाते हुए अपनी जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट कोरबा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने जीत हासिल की है। प्रदेश में भाजपा की जीत और बिलासपुर लोकसभा में प्रचंड बहुमत से तोखन साहू की जीत की खुशी मनाई जा रही है। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को 4 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें केवल एक ही सीट पर पीछे हुए। उन्होंने बताया कि बिलासपुर लोकसभा में सबसे अधिक रिकॉर्ड मत बिलासपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। उन्होंने बिलासपुर की जनता का अपने मत का प्रयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही अब देश में बनने जा रही एनडीए की सरकार के बाद डबल इंजन सरकार निरंतर क्षेत्र के लिए विकास करेगी। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि 11 में से 10 सीट देके पुनः एक बार एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्लस्टर प्रभारी के नाते अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा, ये 4 की जवाबदारी मेरे पास प्रत्यक्ष थी। उसमें एक सीट हम कुछ मतों से पीछे रह गए, लेकिन 3 सीट में आगे हैं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा बिलासपुर लोकसभा के सारे भाई और बहनों को कि आपने 96 से जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनादेश दिया। और ख़ासकर बिलासपुर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिलासपुर की जनता हर लोकसभा में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। लगभग अभी 2 राउंड की बाकी है, 47 से 48 हज़ार मत से बिलासपुर विधानसभा में अकेले इस लोकसभा में लीड मिली है। मैं बिलासपुर की जनता का, क्योंकि मैं क्या विधायक हूँ और विधायक के नाते मुझे प्रसन्नता है कि बिलासपुर के जनमत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे साथ बना हुआ है। और देश में आज एनडीए की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अभी तक रुझानों में सामने आ रही है। और एनडीए की सरकार बहुत जल्दी अपना काम प्रारंभ करेगी और फिर से एक बार एनडीए की सरकार के नेतृत्व में ये देश आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति सब करेगा। 400 पार का नारा भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में दिया था, लेकिन भाजपा 245 सीट के बीच सिमट कर रह गई। लेकिन अन्य पार्टियों के सहयोग से एक बार फिर वह सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में भी 10 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजय हुए हैं। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक सुबह से ही अपने निवास पर टीवी के जरिए चुनाव परिणाम पर नजर बनाए हुए थे। लोकस्वर टीवी से उन्होंने बात करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से भाजपा की सरकार को अपनाया है। भाजपा की नीति और मोदी की गारंटी के साथ 100 दिन के विष्णुदेव साय की सरकार के कार्यों को जनता ने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति कमजोर जरूर साबित हुई है, लेकिन धीरे धीरे भाजपा एक बार फिर पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देश और प्रदेश की जनता का भाजपा के पक्ष में जनादेश के लिए आभार जताया है। रुझान आना शुरू हुआ है और निश्चित रूप से हम लोगों ने कहा था कि तीसरे बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि 300 के पार एनडीए है और भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 10-1 बता रहे हैं, लेकिन अंतिम जो परिणाम होंगे 11 के 11 छत्तीसगढ़ में होंगे। बिलासपुर तोखन साहू जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, अभी लगातार आगे चल रहे हैं और परिणाम हमारे लगभग 1-1.5 लाख के आसपास में जाना चाहिए और उससे ऊपर से हम लोग जीतेंगे। बिलासपुर सीट परंपरागत सीट हम भाजपा की मानते हैं। 96 से लेकर के अभी तक जो भी प्रत्याशी भाजपा से खड़े हुए हैं वो लगातार विजयी हुए हैं और इस बार भी अच्छे वोट से जीतेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हम सब उसका रिजल्ट देख रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ उस रिजल्ट में परिवर्तन होने की काफ़ी संभावना है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश भर के प्रमुख चौक चौराहों में एलईडी टीवी के जरिए लोकसभा चुनाव परिणामों की चक्रवार जानकारी दी जाती रही। बिलासपुर शहर के भी प्रमुख 5 स्थलों पर एलईडी के जरिए प्रसारण की व्यवस्था की गई थी, ताकि राह चलते लोगों को देश के चुनाव परिणाम की जानकारी मिलती रहे। शहर के नेहरू चौक, इंदू चौक, अग्रसेन चौक, महामाया चौक और गुरु नानक चौक में लगे एलईडी में परिणाम और रुझान की जानकारी लेते रहे। कोनी के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में मंगलवार सुबह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखे गए। मतों की गिनती अपने तय समय 8 बजे से प्रारंभ हुई। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई, जिसमें कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस ने बढ़त बनाई। जैसे ही ईवीएम खुलने की बारी आई, भाजपाइयों में खासा उत्साह देखने को मिला। बिलासपुर जिले के अलग अलग विधानसभावार ईवीएम मशीन से गिनती शुरू हुई, जिसमें लगातार भाजपा के प्रत्याशी बढ़त बनाए रहे। देर शाम तक यह प्रक्रिया जारी रही। जीत की खुशी भाजपाइयों के चेहरे पर मतगणना स्थल पर देखी गई। इसके अलावा भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा शीतल जल, छाछ, एसी, कूलर समेत व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद कोनी में मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई। मतगणना प्रारंभ होते ही शहर के अलग अलग स्थानों, कार्यालयों, घरों और दुकानों में टीवी स्क्रीन पर चल रहे रुझानों को देखने वालों की भीड़ नजर आई। शहर के दोनों ही पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी टीवी के सामने लगा रहा। इस दौरान लोकसभा की टीम कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा टीवी स्क्रीन पर चल रहे रुझान देखा जाता रहा। बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा सभी जगहों में कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रत्याशियों की जीत का दावा किया गया, मगर जो नतीजा आया वह भाजपा के करीब वहीं कांग्रेस को संतुष्टि देने के लिए पर्याप्त रहा। रुझान देख रहे हैं, अगर पूरे देश का रुझान देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को लोगों ने नकार दिया है। जिस तरीके से यूपी और बाकी जगहों पर रिजल्ट आ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के जो 400 पार के नारे थे, जो उनका महंगाई और उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, और हम दो हमारे दो की जो सरकार चल रही थी, उसको जनता ने नकारा है। छत्तीसगढ़ में अभी रिजल्ट चूँकि 4 राउंड ही हुए हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 4 सीट कांग्रेस जीतेगी, और ये रिजल्ट बहुत ही देश का भविष्य तय करने वाला रिजल्ट होगा। क्योंकि जिस तरीके की तानाशाही रवैया पूरे देश में चल रहा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लोगों को प्रताड़ित कर रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी, महंगाई अपनी चरम सीमा पे थी, संविधान बदलने की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बदलाव की बयार है। आज शाम के 4 बजे आते तक तस्वीर और भी बदलेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 का पार का फर्जी नारा दिया था, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो अब कहाँ किस स्थिति में पहुँच गई है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का अहंकार जनता ने नकार दिया है उनको, और आने वाला समय में अब देखिएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और बिलासपुर में भी जिस तरह से रुझान दिख रहा है, देवेंद्र यादव चुनाव जीत कर आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी हमारी रिजल्ट अच्छी रहेगी। निश्चित रूप से जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद कहा था कि 295 प्लस, तो रुझान से तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। छत्तीसगढ़ में 4 से 5 सीटें जीतेंगे। भूपेश बघेल, ज्योत्सना महंत, देवेंद्र यादव, शिव डहरिया, लखमा, बीरेश ठाकुर, सभी लोग लगभग टक्कर से आगे बढ़ रहे हैं। तो रुझान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अभी ये चुनाव था मोदी वर्सेस जनता का चुनाव था। जनता का प्रारंभिक रुझान आप देख रहे हो, इंडिया गठबंधन 228, 230, 235 जा रहा था। इनका जो 400 का नारा था वो फेल हो चुका है। अभी तो प्रारंभिक रुझान भी और देखिए जाएंगे 3 बजे 4 बजे क्या क्या रुझान आ रहे हैं। मंगलवार को देश के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव में लोगों के द्वारा डाले गए मत की गिनती हुई। मतगणना शुरू होते ही लोकसभा की टीम शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंची, जहां मौजूद नागरिकों से चल रहे मतगणना को लेकर कई सवाल पूछे गए और उनकी प्रतिक्रिया ली गई। इस दौरान शहर वासियों द्वारा भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के पक्ष में अपना नजरिया साफ किया। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री तोखन साहू प्रचंड वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, और वो निश्चित रूप से जीत रहे हैं, और थोड़ी देर बाद पूरी स्थिति भी स्पष्ट होकर के सामने आ जाएगी। जो 10 साल में विकास हुआ है, आप दोनों की तुलना कर लीजिए तो 10 साल बहुत आगे निकल जाएगा 60-70 साल से। इस विकास को देखते हुए और जो मोदी जी विकास कर रहे हैं वो बहुत ही आगे जाएगा, और मेरे ख्याल से 5 साल जो इनको मिलेगा
तो इसमें विकास की गति और बहुत तेज हो जाएगी। हमेशा की तरह ये भी चुनाव है, पर होता यह है कि हर पार्टी अपने लिए बहुत प्रयास करती है, हार जीत तो लगा रहता है, पर एक दूसरे को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते हुए यदि उसका परिणाम देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। बिलासपुर से स्पष्ट भाजपा है, स्पष्ट भाजपा है और स्पष्ट ही भाजपा है। मोदी के नाम से वोट गया है, स्पष्ट है। ये पूरे देश की बात है, क्योंकि मोदी जो है मेरे ख्याल से विश्व में उसके पर्याय का कोई बराबरी का नेता नहीं है। देखिए, महंगाई तो कोरोना के बाद से बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में बढ़ी है ऐसा नहीं है, है ना। पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जो है महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी तो जनसंख्या बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती ही है। थोड़ी सी इसमें ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। वोट परसेंटेज जो पहले हुआ था उसको देखो आप, जिस वोट परसेंटेज पे मोदी सरकार पिछले बार बनी थी 19 में, उसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है वोट परसेंटेज, तो मतलब लगता है कि हो सकता है मोदी सरकार आए। चुनावी मुद्दे जो हैं सिर्फ पोलराइजेशन के थ्रू हुआ और कोई उसमें गलत बात भी नहीं है। कोई मुसलमान कहता है तो कोई हिंदू कहता है। जिसकी संख्या ज़्यादा है वो उसकी सरकार बन जाएगी, सीधा सा फंड है। अब ये प्रारंभिक रुझान है और इब्तदाई इश्क में रोता है क्या और आगे आगे देखो होता है क्या। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इस राष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे से हादसों का पुराना नाता है। कोरबा से कोयला लेकर रायपुर जा रहा ट्रेलर पिंडडी चौक में ट्रक से जा भिड़ा। हादसे में चालक ट्रेलर के कैबिन में फंस गया। सूचना मिलते ही हिर्री पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को बाहर निकाला और उसे अस्पताल रवाना किया। छठी कार्यक्रम से लौट रहे बाइक सवार दो युवक बिल्हा मोड़ के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गए। घटना में बाइक चालक खेमचंद ध्रुव और छतराम रजक के सिर, पैर और चेहरे पर चोटें आई हैं। घायल दोनों युवक तोरवा के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 112 की टीम की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा गठबंधन वाली एनडीए बहुमत की ओर, एग्जिट पोल आधे हुए सच, सहयोगी दलों से कांग्रेस ने बनाई बढ़त। छत्तीसगढ़ में ज्योत्सना महंत ने कांग्रेस की बचाई लाज, उतार चढ़ाव के बीच कई दिग्गज हारे। बिलासपुर लोकसभा का परिणाम पहले बदला मौसम की तरह, फिर भाजपाइयों के चेहरे खिले, मजबूत व्यवस्था से सुचारू हुई मतगणना। और लोक स्वर के मंच पर पत्रकारों और नेत्रियों ने साझा किए विचार, सभी मुद्दों पर खुलकर की बात। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। चुनावी नतीजे के बीच पार्टियों का घोषणा पत्र और मुद्दों पर बिलासपुर के पत्रकारों ने विचार साझा किया। प्रदेश की 11 सीटों पर भी मोदी वर्सेस कांग्रेस की चर्चा रही। तमाम पहलुओं पर क्या कुछ कहा, आइए वरिष्ठ पत्रकारों से उनका अनुभव समझते हैं। आम चुनाव, जैसा कि पिछले 2 महीने से तकरीबन हम इस बारे में खबरें देख, पढ़ और सुन रहे हैं। हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है और नतीजे जो हैं वहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं। मतगणना का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये 2 प्रमुख दल, अगर छत्तीसगढ़ में चर्चा हो रही है तो बहुत से दूसरे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की चर्चा अन्य प्रदेशों में हो रही है। हमारा वास्ता चूंकि बिलासपुर लोकसभा से है, लिहाजा हम यहाँ की बात करेंगे। दूसरी चीज़ों को भी समेटने की होगी बात यहाँ पर, लेकिन प्रमुख रूप से बात हम करेंगे यहाँ पर लोकसभा, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की। इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं चिंतन वर्ग से, जो कि जर्नलिस्ट कहलाते हैं, पत्रकार होते हैं, हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ अखबार के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश अग्रवाल जी। इसके साथ पीटीआई के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ राजेश दुआ जी, और युवा पत्रकार कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आज तक के मनीष शरण हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
वक्त पूरा हम बटोर लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जर्नलिस्ट को सुनते हैं इस बारे में। और सबसे पहले हम आएंगे इस विषय पर कि ये चुनाव जब स्टार्ट हुआ, जब घोषणा हुई इसकी कि इन तारीखों का ऐलान हुआ, तो सबसे पहले बात आती है मुद्दों की। तो राजेश जी, अग्रवाल जी, हम आपसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जो मुद्दे शुरुआत से पार्टियों ने जनता के बीच रखे, क्या वो दशा और दिशा उनकी ठीक थी? वही मुद्दे चाहती थी जनता? जो मुद्दे थे उसमें मोदी जी ने जो रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने, वो विजन 2047 का रखा था। विकसित भारत का संकल्प लेना उनका एक अभियान था, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा कि हम भारत 2047 तक बनाएंगे। और बड़े कड़े फैसले लेने की बात भी कही थी मोदी ने कि तीसरी पारी जब हमारी आएगी तो हम बड़े और कड़े फैसले लेंगे। तो इसके लिए उसने बीजेपी ने ये कहा था कि एनडीए का जो है गठबंधन वो 400 पार करेगा और हमारी अपनी जो भाजपा पार्टी है वो 370 पार करेगी। जो उन्होंने 370 दिया था कश्मीर में, जो 370 धारा हटाई गई उसको लेकर के। जी, कांग्रेस ने जो मुद्दे रखे थे वो थे कि भाई संविधान की रक्षा करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है, जो आरक्षण है उसको बचा करके रखना है, जो अनुसूचित जाति, दलित लोगों को, गरीबों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनको, वंचित लोगों को आगे भी बढ़ाना है और उनके हितों की रक्षा करनी है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ जो व्यवहार भाजपा या एनडीए की सरकार कर रही है उनको स्वायत्तता देना, उनकी निष्पक्षता, उनका अपना सर्वोपरि जो स्थिति है वो रखना, ये राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे थे। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वास्तव में ये था कि मुद्दे पीछे थे, बहुत मायने नहीं रख रहा था। भाजपा के साथ दो ब्रांड थे, एक राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की छवि थी, दूसरा प्रदेश में जो विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़ का काम संभाला विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद, तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो इशू था, बीजेपी के पास ये था। कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस ने, चूंकि यहाँ पर कोई तीसरा दल है नहीं, तो कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में बात की थी, कांग्रेस उसी के सहारे या उसी को लेकर के चुनाव लड़ रही थी। लेकिन उसके साथ साथ जो हाल ही में जो सरकार उनकी गई, उस 5 साल के परफॉर्मेंस की भी परछाई इस चुनाव में मौजूद थी। मुद्दे छत्तीसगढ़ में व्यक्ति थे, विष्णुदेव सरकार का, सहाय सरकार का कामकाज और नरेंद्र मोदी का चेहरा एक तरफ था, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट हम लोगों ने दिए थे, कांग्रेस ने दिए थे, कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, भूपेश बघेल, उनकी अपनी छवि कैसी है, ज्योत्सना मान, उनकी अपनी छवि कैसी है। तो इन कांग्रेस के जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी छवि के आधार पर चुनाव लड़ा था और अपनी जो पहचान थी उसके आधार पर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी के दौरे जरूर हुए, छत्तीसगढ़ में कई दौरे हुए जी, तो उसका कांग्रेस को जितना लाभ हो सकता था, मिलना था। धुआंधार प्रचार तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, उनके शीर्ष जो नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने भी कोई लगभग क्षेत्र छत्तीसगढ़ का लगभग नहीं छोड़ा। दुआ जी, आपकी तरफ आते हैं, घोषणा पत्र कितना प्रभावी किसका रहा, आपको क्या लगता है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? जी भाई, घोषणा पत्रों की जहाँ तक बात है, कभी संकल्प पत्र और कभी वास्तव में घोषणा पत्र और अलग अलग नामों से इसे सामने रखा जाता रहा है दोनों राष्ट्रीय प्रमुख पार्टियों के द्वारा। और धीरे धीरे जैसा कि मुद्दों की बात ही थी, तो उसमें उसका हश्र भी वैसा ही होता है और धीरे धीरे वो सारी घोषणाएं भुला दी जाती हैं और व्यक्ति का चेहरा कुछ सामने रहता है, कुछ पार्टी का अपना चेहरा सामने रहता है। इस चुनाव में भी कमोबेश ऐसी ही अवस्था थी। एक तरफ जैसा कि अग्रवाल साहब ने भी बताया कि बीजेपी के पास मोदी का चेहरा था और एक 4-5 महीनों की सरकार उनकी अभी ताज़ा तरीन बनी हुई जी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास
वही भूपेश बघेल थे, जो लगभग एक तरफा ही चल रहे थे और शायद यही कारण था कि विधानसभा चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। बावजूद उसके जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव लड़ा और जिस तरीके से अपनी घोषणा पत्र में ऐसे वादे किए जो वास्तविकता से दूर नज़र आ रहे थे, जैसे कि 1000 रुपये बनाम 8400 रुपया, तो ये थोड़ा सा कहते हैं प्रश्न पैदा कर रहा था आम लोगों के बीच। तो लोग बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए, उनके साथ जुड़ नहीं पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घोषणा पत्रों का कुछ विशेष महत्व नहीं रहा। हाँ, मोदी का चेहरा ज़रूर इसमें काम कर रहा था इस चुनाव में, और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा इस समय प्रदेश में ऐसा राज्य बन गया है जो सीधे सीधे बीजेपी की तरफ जा रहा है। बाकी जगह जैसा बराबरी की स्थिति भी बन रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी ये दो राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से बीजेपी के साथ अभी भी बने। मनीष जी, आपकी तरफ आएंगे हम कि अभी जो हम शुरुआती दौर के जो हमको नतीजे मिल रहे हैं ओवरऑल और साथ में छत्तीसगढ़ के, तो क्या इसकी अपेक्षा लोगों ने की थी या पार्टियों का तो खैर था, दावा था कि हम इतने लाएंगे, हम 400 के पार जाएंगे या हम उनको बढ़ने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी बिल्कुल हम नतीजों के बिल्कुल सेंटर में लगभग पहुंच चुके हैं, सुबह से जो मतगणना चल रही है? बिल्कुल, आपने चौथे और पांचवें राउंड की मतगणना पर नजर डाला होगा, ओवरऑल सभी जगह छत्तीसगढ़ के साथ बाकी जगहों पे, तो ये साफ हो जाता है। और दिलीप सर, मैं आपके लिए बहुत धन्यवादित हूं कि आप सीधे सवाल करते हैं मुद्दों पर, और बहुत मजेदार बात है, ये पहली बार हुआ 2024 में जब बीजेपी के मैनिफेस्टो पे बीजेपी के लोगों ने कम बात की, बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे ज्यादा बात की। तो ये बात समझ में आ गई हमें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जरूर कुछ ऐसी बातें थी जो बीजेपी उसको डिनाई करना चाहती थी, और एक के बाद एक हर जिलों में जाकर जो बीजेपी के लीडर है, सीनियर लीडर, उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अपनी तरह से जस्टिफाई करना चाहा, अपनी तरफ से परिभाषित करना चाहा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब 4 राउंड से ज्यादा हो चुके हैं, तो आप शुरुआती रुझान देखिए, तो यहाँ एक चीजें हमको बहुत लाउड समझ में आती, क्लियर जिसको हम कह सकते हैं, वो ये कि फिक्स वोटरों ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। और जैसा कि बिलासपुर के लिए कहा जाता है कि एक स्विंग बेल्ट है, यहाँ का वोटर जो है वो फिक्स नहीं होता। तो आप समझिए कि जो फिक्स वोटर है उन्होंने तो पहले फटाफट अपना वोटिंग दे दिया और अपनी बात जो है कह दी। अब जो नंबर 5 के बाद राउंड के बाद आएंगे वो वैसे नंबर होंगे जो अप्रत्याशित होंगे, जिन पे मैनिफेस्टो का असर हुआ है, या जो आपकी फीमेल सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी उसके इर्द गिर्द जो है लोगों को इफेक्ट हुआ, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जनता काफी समझदार है। जब कांग्रेस ने कहा कि हम 15,000 रुपए देंगे महिलाओं को, तो जनता चले गई 12,000 रुपए में। 3,000 रुपए का लॉस जो है वो क्यों उठाते हैं लोग? जब कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों को देंगे 3300 रुपए, तो किसान चले गए 3200 रुपए में, 1 क्विंटल कम में। तो ये क्यों किया? ये क्यों हानि का जो है उन्होंने बिजनेस किया है, लॉस का बिजनेस किया है? इसके पीछे क्या सोच थी जनता की? तो आप समझिए कि मास का बिहेवियर इंडिविजुअल के बिहेवियर से काफी अलग है। तो जो भीड़ ने फैसला किया है वो तो आप देख ही रहे हैं 5 राउंड में। अब जो इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे, आने वाले नंबर्स जो देखने को मिलेंगे आपको, ये बताएंगे कि आखिरकार वो बात जो आपने छिपाई जनता से, वो कितनी महत्वपूर्ण है। अपनी अपनी पॉलिसी और अपनी अपनी बातों के हिसाब से दोनों ही पार्टियों ने लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी बातें रखी थी, और सुर्खियां जो रही ईडी, सीबीआई, मुस्लिम, ये हमने बहुत सारे वर्ड सुने, और इसके जो छापे पड़े उसके बाद की स्थितियां भी सामने आई। अग्रवाल जी, हम ये जानना चाहते कि चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक हम ये कह सकते हैं, तो इन एजेंसियों का, इन जुमलों का कितना उसको फायदा मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने 2 काम किए थे। एक तो जो एजेंसियों का इस्तेमाल, हाँ, जिसको कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी कहती है दुरुपयोग, उस पर विवाद हो सकता है कि उपयोग है कि दुरुपयोग है, और लेकिन इसका काफी इस्तेमाल किया और इसका असर भी देखा गया।
कि बहुत से ऐसे नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उनको अपने यहाँ बुला भी लिया, आमंत्रित किया और अच्छे पद भी दिए, महाराष्ट्र में भी और भी दूसरे राज्यों में। और दूसरा जो उसने जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसने आक्रामक प्रचार अभियान चलाया। मतलब मोदी जी का जो भाषण था उसको बहुत से लोगों ने ये माना कि इस तरह का भाषण किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। उन्होंने सारे वो चीजें जो कभी दबी छिपी रहती है, जिनको सार्वजनिक मंच पे नहीं बोला जाना चाहिए, वो उन्होंने खुद से बोला। ये भी नहीं कि उनके दल के कोई नेता कह रहे हो, उन्होंने खुद ही कई बार ऐसी बातें कही कि जैसे आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम को तो साफ साफ उन्होंने कहा कि मुसलमानों को, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको ये सब किया जाए, ये सब भाषण थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका जो हर जगह पॉजिटिव ही असर आया होगा, बहुत जगह इसका निगेटिव भी असर आया। ये लोकतांत्रिक हदें पार करने वाला भी मामला है। हाँ, इसका सबसे ज्यादा असर आप देख रहे हैं, चुनाव परिणाम आ रहा है, उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है जी। वहाँ मुस्लिम आबादी करीब 20% है। तो ये जो फैसला आया है वो 20% आबादी का फैसला नहीं है। हाँ, अभी शुरुआती रुझान जो मिल रहे हैं, शुरुआती रुझान में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें मिल रही है। और मुझे लगता है कि जो अभी 5वें 6वें राउंड तक जो एक आकलन आ जाता है, लगभग वही आखिरी तक टिका रहता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम 1 सीट देख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, तो 1 ही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा बढ़ के 2 हो जाएगी। तो नेशनल लेवल पे भी जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत अकेले के रूप में नहीं मिल रही है। सरकार निश्चित रूप से एनडीए भाजपा की बनेगी, एनडीए की बनेगी और मोदी ही संभवतः बहुत चांस है कि मोदी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये जो एजेंसियों का मतलब मतदाता बहुत समझदार है, बहुत परिपक्व है, वो वोट करता है, उसको मोदी का विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए वो मोदी को दोबारा चाहते हैं कि आप आइए, मगर आप जो निरंकुशता दिखा रहे थे, एक लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो प्रहार कर रहे थे, विपक्ष के नेताओं को जो बोलने से मना कर रहे थे, उनको जेल डाल रहे थे, इतना ताकतवर भी अब आपको नहीं रहने। ये तो पूरी तरीके से जब जनाधार सामने आ जाएगा तो ये इसका भी पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ की 11 जो सीटें हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, सभी जगह अलग अलग उनका तासीर है जी। आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी रह सकता है और क्यों रहेगा? देखिए, जो शुरुआती रुझान है, बल्कि अब तो हम लोग मिड टाइम पे आ गए हैं, लगभग आधा काम हो चुका है जी। और 8-9 राउंड की स्थिति बन गई है। जब हमने स्टार्ट पर शुरू किया था तब भले 5वें राउंड पे थे, लेकिन धीरे धीरे अब हम 8वें राउंड की तरफ आ गए हैं। और 8वें राउंड में भी रुझान तो वैसे ही बने हुए हैं, यानी 10-1 ही चल रहा है। कुल जमा 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी अभी भी 10 सीटों पर आगे है और कांग्रेस मात्र 1 सीट पर ही आगे है, ज्योत्सना महंत की कोरबा वाली सीट, जो जिसमें सरोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ये रुझान, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इससे साफ नज़र आ रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी मैंने जिक्र कर दिया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पूरी तरह से भाजपा मई ही हैं। मोदी के कामों का असर वहाँ साफ दिखाई पड़ता है, मोदी की छवि का असर यहाँ साफ दिखाई पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो जो महतारी वंदन का जो कहते हैं महिलाओं को देने वाला कार्यक्रम है, अर्थ लाभ का कार्यक्रम है, उसका भी असर साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसमें दो मत है ही नहीं कि इस राज्य में, खास करके छत्तीसगढ़ राज्य में, एक तरफा ही जा रहा है मामला। दुआ जी, जैसे कि कह रहे हैं शरण जी कि स्पष्ट लगभग दिखाई दे रहा है, उनकी निरंकुशता के बावजूद, उनके बड़े जुमलों के बावजूद भी जनता उनको चुनने जा रही है, लगभग ये पता चल रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार
जाते ही और भारतीय जनता पार्टी के आते ही, ऐसा लोगों ने कहा है और पत्रकारों ने लिखा पढ़ा भी है उसे, तो कानून व्यवस्था कुछ डगमगाई, क्राइम बढ़ गया, तो क्या अब वो सरकार, अब केंद्र से भी उसका नियंत्रण रहेगा जब छत्तीसगढ़ पर भी, तो आगे की परिस्थितियां, परिदृश्य क्या आप पाते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने सरकार बनते ही जो सवाल खड़े किए हैं, और जैसे कि अद्वा साहब ने कहा कि सरकार बनते ही उसका विश्लेषण इस लिहाज से ज्यादा होने लगता है क्योंकि लोगों के पास एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो फटाफट तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि इस नए सरकार में क्या अच्छा है जो पिछली सरकार में खराब था। तो कई बार उन्होंने देखा कि ये पिछली सरकार से बदतर होती जा रही है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है। हमने देखा कि किस तरह के क्राइम जो है, सीरियस टाइप के क्राइम जो है यहाँ हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियों स्तर के क्राइम यहाँ पे हुए हैं, फाइनेंशियल करप्शन यहाँ पे काफी ज्यादा हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में है, हमने देखा कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा मामले जो फाइनेंशियल क्राइम के वो आए थे। तो ये समझ में आया कि क्राइम का रेशियो तो बढ़ा है। अब इन्हीं के आंकड़े जो केंद्र सरकार देती है एनसीआरबी के आंकड़े में, उसमें छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है जहां सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या फीमेल सेंट्रिक जो वायलेंस है उनकी संख्या बढ़ी हुई है। तो आप देखिए कि चाहे वो 354 के मामले हो, 363 के मामले हो, आइदर 376 के मामले हो या पास्को के मामले हो, ये इतने नंबर ऑफ केस बढ़े हैं छत्तीसगढ़ में। मैं कहता हूँ बिलासपुर वही जगह है जहाँ पे क्राइम का गढ़ जो है बनता गया है। छोटी बच्चियां जो है यहाँ रेप हुआ उनको, और बुलडोजर की राजनीति यहाँ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। पीड़ितों ने भी कहा कि अब बुलडोजर चलाइए और हमको इस तरह से न्याय मिलेगा। एक माइनर का जो है मर्डर होता है, मॉब लिंचिंग होती है। तो इस तरह के जब क्राइम हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, देखिए कि कई बार क्राइम विक्टिम को तो आपने कैंडिडेट भी बना दिया। हम साजा की बात कर रहे हैं, साजा विधानसभा में किस तरह से साहू समाज की तरफ से उसके सेंटिमेंट को इस्तेमाल किया गया और एक मोब लिंचिंग या एक तरह के जो धार्मिक उन्माद में हुए हिंसा को जो है आपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे में इस्तेमाल किया और वो सफल रहे आप उस पे। तो आप समझिए कि जब इस तरह के आप एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टेट में और खासकर छत्तीसगढ़ स्टेट में जिसको अस्तित्व में आए ही 24 साल हुए हैं, तो ये बहुत पॉलिटिकल मैच्योर नहीं है उस तरह से जिस तरह से एमपी है, इधर राजस्थान है या दूसरे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं। तो आप समझिए कि यहाँ जो क्राइम पनप रहा है इस वक्त वो लोगों के किसी भी तरह से फेवर में नहीं है, किसी भी तरह से नहीं होगा। और इसको मेंटेन कर पाने की जिम्मेदारी जिन नेताओं पे है, जिन अधिकारियों पर है, वो हेल्पलेस फील करते हैं। मसलन जैसे बस्तर की बात करें तो बस्तर में न तो कवासी लखमा ने कहा और न ही उनके कंपोनेंट ने कहा कि हम जो है नक्सलिज्म पे कोई बात करेंगे। नक्सलिज्म का एजेंडा पूरे एजेंडे से गायब रहा। क्यों गायब रहा? जल जंगल जमीन के एजेंडे गायब रहे। क्यों आपने खनिज संपदा को जिसका बहुत तेजी से आप दोहन कर रहे हैं, बिलासपुर रेलवे जोन यहाँ है और जिस तरह से खनिज को यहाँ से ढोया जाता है, सबसे ज्यादा कमाई रेलवे जोन की यहाँ होती है। तो आप समझिए कि आपकी प्राथमिकताओं की लिस्ट जो है बदल गई है। आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्ट में आप पैसा कमाना है, स्टेट के भी और सेंटर के भी, और पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग को आपने नगण्य करा दिया है। तो इससे जो निराशा पैदा हो रही है, जो आपराधिक माहौल बन रहे हैं, वो बहुत चिंता का विषय है और इसको डील करने में जो स्टेट के लीडर्स हैं वो नाकाफी हैं। तो ये बात हमने बहुत लाउड कहा है, बार बार कहा है कि जब डबल इंजन की सरकार है आपके पोटेंशियल में इजाफा देखने को मिल रहा है। इजाफा कैसे हो रहा है? आप छोटे से छोटे डिसीजन को लेने में जो है दिल्ली की तरफ ताकते हैं और वहां से जब वो ऑर्डर करते हैं तब जाके आप निर्णय ले पाते हैं। तो ये तो वो बात नहीं हुई ना जो आप कह रहे थे कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, अपराधगढ़ बनता जा रहा है छत्तीसगढ़, वो नहीं हो रहा है। फिर आप डिसीजन मेकिंग आपके पास नहीं है। आपने कब दिया किसानों को पैसा? जब तक आपके जो है सो कॉल्ड बॉस जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने नहीं कहा। तो इस तरह की बातें हैं। हम इस आखिरी चलते चलते दुआ जी और अग्रवाल जी इतना पूछेंगे कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्ताधारी दल पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बढ़ने वाली है? इन्होंने जो वादे किए हैं, महतारी वंदन योजना का मामला है, इसको कंटिन्यू बनाए रखना जी। दूसरा जो पीएससी में भ्रष्टाचार जो हुआ, जो गलत चयन हो गया, उसको सीबीआई को सौंपने के बाद से अभी तक उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा जो इन्होंने नक्सलवाद खत्म करने का जो एक ऐलान किया हुआ है, हालांकि जब मोदी जी पहले आते थे तो वो ये कहते थे कि हम लोकसभा चुनाव के पहले समाप्त कर देंगे, और अब उन्होंने 3 साल का वक्त लिया है। जब चुनाव के समय उन्होंने एक बैठक ली थी, उस मामले को, नक्सलवाद को खासकर मैं समझना कहना चाहूंगा उस पर कि इस पर बहुत मामला नाजुक है और बहुत सावधानी से काम करने की जरूरत है। अभी पीठ थपथपाई जा रही है कि 100 से ज्यादा नक्सलियों को इन्होंने मार डाला है जी। तो ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है
कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली वहां पर है। और दूसरा, ये लोग देश के ही नागरिक, कोई विदेशी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है कि आप बाकी विकल्पों को आजमाए बगैर सीधे आप गोलियां चला रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, उसके कारण निर्दोष भी मारे जा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि जो बीच में 10-12 तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को इन्होंने मार डाला, तो ये अगर पुलिस की ऐसी ही पीठ थपथपाई जाएगी सुरक्षा बलों की, तो समस्या और बढ़ेगी। उसका मैं अभी कल की ही बता रहा हूँ आपको बात, कि मैंने पढ़ा, प्रतिष्ठित अखबार में छपा है समाचार कि 4000 लोगों ने जनवरी से लेकर अब तक पलायन कर दिया सरकार बदलने के बाद, बस्तर से तेलंगाना चले गए। तो ये डर है, ये भय है, डर है जो एनकाउंटर हो रहा है। हाँ। पुलिस और नक्सलियों के बीच, उस बीच में आम आदमी पिस रहा है, तो वो सुरक्षित जगह पे जा रहा है। तो ये 4000 फिगर आया है। तेलंगाना के फॉरेस्ट के अफसरों ने आकर के वहां के कमिश्नर से मुलाकात की और बताया कि समस्या खड़ी हो रही। ये गंभीर बात है। राजेश दुआ जी, आपसे भी इस बारे में हम विचार आपके जानना चाहेंगे। देखिए, क्या है कि बहुत साफ है कि कोई भी सरकार अगर किन्हीं वादों के जरिए सत्ता में आती है, तो ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उसकी कि वे उन वादों को समय रहते पूर्ण करे। जो भी समय दिया गया है उसमें वो पूर्ण करे, है ना। जैसे महतारी वंदन की बात अगर करें तो वो ऐसा लगता है कि उसका प्रतिसाद मिला लोकसभा चुनाव में, तो इसे तो वो जारी रख सकते हैं। लेकिन अकेले वही एक वादा तो था नहीं, वही एक गारंटी तो थी नहीं, मोदी की तो गारंटियाँ थी। तो वो सारी गारंटियाँ अगर समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर दोनों सरकारें, यानी डबल इंजन की सरकार यहाँ बेहतर काम करती हुई दिखाई पड़ सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं। वो बिल्कुल वैसी ही बात है कि हम बोनस देंगे और आप ठीक चुनावी वर्ष में ही बोनस नहीं देते हैं, तो लोग तो ख्याल रखते हैं, लोग बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि इन्होंने कौन से वादे किए थे और कौन से वादे पूरे नहीं किए। अगर नहीं रखते हैं तो विपक्षी उन्हें ध्यान दिलाते हैं। तो कुल मिला के समझ में ये आता है कि जो भी वादे हैं, मुद्दों से रिलेटेड वादे हैं, और ऐसे वादे जो पूरे किए जा सकते हों अथवा नहीं, दोनों अवस्था में उसे पूरा करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। पार्टी जब अकेले सत्ता में आती है तो उसकी विचारशीलता, उसका विवेक अपने ढंग से काम करता है, और जब वो गठबंधन में सत्ता पाती है तब उसकी मानसिकता और उसकी जो कार्यशैली या कार्यक्षमता होती है वो जरूर प्रभावित होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है दोनों प्रमुख दलों के साथ। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश दुआ जी, राजेश अग्रवाल जी और मनीष शरण, इनके विचार आपने सुने। लोकसभा टीवी पर परिणाम आएंगे, आपके सामने होंगे, और ये परिणाम आपने ही दिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि देश, समाज और व्यक्ति के लिए ये परिणाम उसके हितकारी होंगे और सत्ता जो है उनके लिए काम करेगी। लोकसभा टीवी पर आप खबरों का सिलसिला आपके साथ हम जारी रखेंगे। फिलहाल हमें दीजिए विदा। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लोकसभा टीवी के मंच पर राजनीतिक दलों की नेत्रियों ने लोकसभा चुनाव और परिणाम पर चर्चा में भाग लिया। आरोप प्रत्यारोप के दौरान महिलाओं को प्रतिनिधित्व पर वो साथ भी दिखी। सत्ता और विपक्ष में गठजोड़ पर नेत्रियों ने खुलकर अपनी बातें रखी। घोषणा पत्र के बिना हम चुनाव की परिकल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि प्रत्याशी बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव लड़ने के लिए, उसी प्रकार ओवरऑल किसी भी चीज़ में हम अपने समाज में देखें तो महिलाओं की भूमिका के बगैर भी तस्वीर पूरी नहीं होती। लोकसभा टीवी पर हम अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोगों से हम बात कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लोग हमारी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, तो लिहाजा महिलाओं का आना भी जरूरी हो जाता है। अब वो किसी दल से हों, समाज सेवी हों, कुछ भी हों, उनका नज़रिया हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं परिचय दे दूं। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस नेत्री, सीनियर कांग्रेस नेत्री सीमा पांडे जी। उनके बगल में बैठी हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और एडवोकेट सुनीता मानिकपुरी जी, और उनके बगल में बैठी हैं
जैसे कि पहनावे से ही कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, वो भी एडवोकेट है प्रियंका शुक्ला। जी हाँ, आप पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, आपने देखा सुना होगा। तो बिना किसी लाग लपेट के बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि प्रियंका जी, आपसे शुरू करते हैं। ये चुनाव कैसे बीता? परिणाम आने को हैं, आखिरी स्टेज पर हैं। अगर हम टिकट वितरण से लेकर अब तक की बात करें तो ओवरऑल ये लोकसभा चुनाव आपको कैसा लगा? जब आपने ये सवाल किया है कि कैसे बीता, तो दो तरीके से चुनाव को हम बीतता हुआ देख रहे हैं। एक वो जो सत्ता पक्ष की तरह से देखे तो एक वो पक्ष था और एक था विपक्ष। एक तरफ एनडीए था, एक तरफ इंडिया। एनडीए में बार बार नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और एनडीए का जो नेतृत्व भी करते हैं, उनके जो शब्द थे उनको नहीं भुलाया जा सकता। मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा पे आके खत्म हुआ है चुनाव। और उसके बदले में बार बार विपक्ष जो इंडिया जो मुद्दों की बात कर रहा था, रोजगार, महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, महिला पहलवानों का मुद्दा, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज की पूरे लोकसभा में जो लोगों को शायद लगा भी नहीं होगा कि संविधान और लोकतंत्र की जो लड़ाई जो हम बार बार कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, बहुत सारी चीजें जो हम बाबा साहब के बीच में आपने देखा होगा कि सत्ता जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा उस पर स्टेटमेंट भी आया। तो एक तरफ था कि वो मंगलसूत्र, मुजरा, मुसलमान, मछली, यही चल रहा था, मटन, उसके बाद माँ से मोदी भी होते हैं। लेकिन एक तरफ था कि मुद्दा हम लगातार उठा रहे थे और पूरे मुद्दे के बीच में हमने बात रखी पुरजोर तरीके से, उसका असर हम आज देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से असर हुआ है। ये जो अभी परिणाम और रुझान हम आते हुए दिख रहे हैं, क्या लगता है कि कौन सी चीज वो काम कर गई है? जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो इस बार का पूरा इलेक्शन था, ये मुझे लगता है कि अपने आप में 2014 से मेरी समझ से जो मेरी उम्र है उस हिसाब से जितने मैंने इलेक्शंस देखे, 2014 से 2024 में बहुत अंतर था। 2019 में भी उतना बड़ा अंतर नहीं दिख पा रहा था जितना अभी हमने देखा। महिलाओं का मुद्दा, जिस तरह से महिला पहलवानों का मुद्दा था, हरियाणा में उसका बेशक असर हुआ है। दिल्ली में अगर आसपास देखें, पंजाब में उसका असर देखा हमने। और उसका असर ये है कि जो उनके बृजभूषण के जो बेटे, जिनको बीजेपी ने टिकट भी दे दिया, जो उसके मुख्य आरोपी थे बृजभूषण, उनके बेटे का भी हम हालत देख रहे हैं कि मतलब हारने की उस पे पहुंच चुके हैं। रेवन्ना एक बहुत बड़ा मैटर निकल के आया। तो इस पूरे मैटर में हमने देखा कि मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है। तो मुझे लगा कि ये पूरा एक असर जो हम देखे, कॉन्स्टिट्यूशन, महिलाओं का मुद्दा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। हमने लगातार न्यूज रिपोर्ट्स आप ही लोगों के माध्यम से जो आप दिखाते हैं वो हम देखते हैं कि उन रिपोर्ट्स में हम देख रहे थे कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो 2019 में शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया था, वो आकर के 2024 में दिखा। तो ये बेशक ये मुद्दों पर ही पूरा इलेक्शन गया है और इसका ही हमने पूरा असर अभी देखा है। अभी जब बातचीत अलग अलग वर्गों से हो रही थी तो मुद्दे गायब थे इस इलेक्शन में, ऐसा बोला जा रहा था। व्यक्तियों की बात हो रही थी, आक्षेप लग रहे थे, जो प्रत्याशी हैं उनके निजी तौर पर उन्हें टारगेट किया जा रहा था। मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही थी। अगर हम छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ में बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, यहाँ तो पूरा देश में यही हाल है, सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, अगर आप देखें तो पूरे देश में यही हाल है। इन लोग बात रखते हैं सिर्फ मोदी की, आप जो कैंडिडेट उतार रहे हैं उसके बारे में भी बात करिए। इसी वहम का नतीजा आज है जो अभी जो रिजल्ट आ रहा है। इस जो इन लोग अपना घमंड में जो दिए, जैसे कि एक बलात्कारी को आप टिकट दे रहे हो, कहीं से भी उतार दे रहे हो, मतलब आप ये चाहते हो कि हम सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, व्यक्ति चाहे जैसा भी हो। ये नहीं होगा। ये देश की जनता ने आज बताया कि नहीं, हर जगह मोदी जी नहीं चलेंगे। आज वो खुद अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अगर वो 5,000 से या 11,000 से एक बार पीछे हो गए प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, तो यही उनकी हार है। आज जो रिजल्ट है ये पूरा उनकी हार है। और हम लोग जो मेहनत किए उसका आज नतीजा है कि हम आज सरकार बने या ना बने एक मजबूत विपक्ष में रहेंगे। जो इन्होंने 5 साल का जो तानाशाही किया उससे अब लड़ने के लिए हम कम से कम मजबूत रहेंगे। बहुत सारे दलों को मिलाकर के इंडिया बना है, ये बड़ा गठबंधन है। तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए बहुत से लोगों को एक साथ किया है? इसमें मैं आपका भी जवाब चाहूँगा क्योंकि आप गठबंधन में, आपकी पार्टी शामिल है। बिल्कुल, हम तो बोलते हैं साम दाम दंड भेद। अगर वो ये नीति अपना सकते हैं तो हम भी ये नीति अपनाएंगे। अगर सामने वाला हमको ज़्यादा मजबूत दिखेगा तो हम एकता के साथ जाकर के लड़ेंगे जी। और इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानती। नहीं, देखिए, ये जो सवाल आपने किया कि गलती को छुपाने के लिए, मुझे लगता है कि एक प्रचारित बहुत अच्छे तरीके से किया गया है कि बीजेपी अकेले दम पे लड़ रही है। बीजेपी कभी अकेले दम पे नहीं है। बीजेपी भी गठबंधन का हिस्सा है जो कभी प्रचारित शायद आम जनता को नहीं किया गया, जिसका नाम एनडीए है।
और मुझे लगता है ये इतना बड़ा इलेक्शन है, 543 सीट का इलेक्शन, ये छोटा इलेक्शन तो होता नहीं है। तो ये आज से नहीं, आप पीछे इतिहास में भी जाएं, बहुत सारी पार्टियां समय के साथ साथ गठबंधन में आई हैं। क्या पूर्व में इनके गठबंधन और लोगों से नहीं हुए हैं? तो समय के साथ गठबंधन होते रहे हैं। इस बार चूंकि हमारी आम आदमी पार्टी, हम इस पार्टी को जन्म लिए ही 11 से 12 वर्ष हुए हैं। इस कम समय में एक राष्ट्रीय स्तर पे जाना और दो जगह पे अपनी सरकार बनाना, लोकसभा में भी लड़ना, और जिस तरीके के आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरीके के विपक्षी गठबंधन के अंदर जो एक मजबूती हमने देखी, वो भी हमने इस चुनाव में देखा। तो ये एक मुझे लगता है यही पॉलिटिकली, जैसे हम बाय प्रोफेशन कोई एडवोकेट, कुछ एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस भी अगर हैं और वो अगर इस तरह से अच्छे काम के लिए करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। यही सवाल आपसे है सुनीता जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो बताइए कि आरोप भी लग रहे हैं और बताया जा रहा है कि वही मुद्दे लाए गए जो जनता के बीच के थे और आपके जो विपक्षी पार्टी है उसने ये लाए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा घोषणा पत्र भी आप देखेंगे तो घोषणा पत्र भी हमारा मजबूत है। और रहा सवाल किसी एक व्यक्ति को लेकर, तो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगी कि पूरे देश में क्या राहुल गांधी के चेहरे को लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव नहीं लड़ रही है? हर जगह राहुल गांधी को ही आगे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। अगर नरेंद्र मोदी जी को हम सामने लेकर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गलत काम किया। लेकिन आरोप अगर यहाँ तक सीमित नहीं है, आरोप ये भी लगे हैं कि आपकी पार्टी ने जो सुरक्षा और राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया। बिल्कुल गलत बात है, किसी का दुरुपयोग नहीं किया है, ये तो इनके सोचने की बात है। देखिए, मैं आपको अभी भी ये कहना चाहूंगी कि 4 बजे तक का आप परिणाम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और ये बात जो है, ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए बार बार ये आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में लाकर खड़े कर रहे हैं। मैं अभी भी इस बात से आश्वस्त हूँ कि 4 बजे के बाद आप देखेंगे तो इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के इस देश के विकास के लिए काम करेंगे। सीमा जी, एक तीसरी किस्त आ गई है, मैं आपको जानकारी दे दूं, 70 लाख महिलाओं को तीसरी किस्त जारी हो गई। बिल्कुल गलत बात है, किसी का दुरुपयोग नहीं किया है, ये तो इनके सोचने की बात है। देखिए, मैं आपको अभी भी ये कहना चाहूंगी कि 4 बजे तक का आप परिणाम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और ये बात जो है, ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए बार बार ये आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में लाकर खड़े कर रहे हैं। मैं अभी भी इस बात से आश्वस्त हूं कि 4 बजे के बाद आप देखेंगे तो इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनके इस देश के विकास के लिए काम। सीमा जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन आपने देखे हैं, पार्टी का आपने कामकाज भी देखा है। विधानसभा जो बीता चुनाव है, जो कि कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता जो है खो बैठी, उस समय हमने देखा कि महिलाओं के मुद्दे शामिल थे, बेहतर तरीके से शामिल थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मुद्दा एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ वो रुपए दे देंगे, एक लालच भरा एक प्रलोभन था दोनों पार्टियों की तरफ से। इसके अलावा महिलाओं के मुद्दे कहाँ गए? महिलाओं के मुद्दे हैं, अगर महिलाओं की समस्याओं को कांग्रेस पार्टी हमेशा से आगे रखती रही है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें हमने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया और महिलाएं जीत करके भी आईं। और अभी लोकसभा में भी आप देखिए कि हमारे यहाँ से ज्योत्सना महंत जी अभी फाइट कर रही हैं और हमने हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाया है। इन्होंने 1000 दे करके आज 1000 क्या महिला वंदन जो भी महतारी वंदन योजना इन्होंने लागू किया, 1000 देने का वादा किया, वो भी इन्होंने पूरी तरह नहीं दिया। और उसी चीज़ को उस टाइम इन्होंने फॉर्म भरवाया, घर घर में जाके पैसे बांटे और उसके बाद जब वो फॉर्म भरवाने का उसका उन्होंने नतीजा किया। तीसरी किस्त आ गई है, मैं आपको जानकारी दे दूं, 70 लाख महिलाओं को तीसरी किस्त जारी हो गई है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने भी 1200 रुपए की घोषणा की थी। जी जी, है ना, आपने 1000 की घोषणा की, हमने 1200 रुपए की घोषणा की। अभी भी मुद्दा जो है, महिलाओं को जो पैसे देने की बात हुई है वो गरीब महिलाओं के लिए है। अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखेंगे तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कई गरीब महिलाएं आज भी पैसे के लिए तरस रही हैं और कई सरकारी जॉब वाले लोग
पैसे पा रहे हैं। मेरे को तो आज भी लगता है कि ये सिर्फ इनके लोकसभा चुनाव तक मैं मुद्दों की बात कर रहा था। मैं मुद्दों पे बात करूंगी। अभी जो बात चली थी उसमें मैं अपनी एक लाइन जोड़ दूं बस। मजे की बात है कि आज अच्छी बात है, विपक्ष की भी एक अपनी पॉलिटिक्स होती है। दिल्ली के अंदर सबसे पहले ये जो जिस स्कीम की हम अभी बात करें, महतारी वंदन अब ये चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी के लोगों ने घोषणा करा, उन्हें सरकार ने चलाया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हिस्ट्री में आप देखेंगे सबसे पहले 1000 रुपए देने का, महिलाओं को देने का, गारंटी का, वो आम आदमी पार्टी ने किया। फ्री बस सेवाएं, महिलाओं को वो करना, फ्री बिजली। तब इसी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने बड़े बड़े डिबेट में करवाया गया। क्या डिबेट करवाया? फ्रीबीज, फ्री में लोगों को कर दे रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। फ्री ऐसा लगता था जैसे दिल्ली की जनता सब कुछ फ्री में ले रही है, जबकि हम बोले कि ये उनकी सोशल सिक्योरिटी है। लेकिन वही इनको आकर के खड़ा होना पड़ा, और ये हमारी मजबूती है, हमारा अचीवमेंट है कि हम सत्ता में रह के भी काम करके दिखाएंगे और विपक्ष में रह करके आपको सिखाएंगे कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। बाद में ये चीजें यहाँ पे लागू किया और अब क्रेडिट लेने की होड़ में लगे कि हमने किया। तो किया है साहब, तो कोई दिल्ली के अंदर आप देखिए, जब दिल्ली हमारे हाथ में आया तब कर्ज में था। दिल्ली आज कर्ज से बाहर हो गया। छत्तीसगढ़ हम हर वर्ष कर्ज में जा रहे हैं लगातार। तो इस कर्ज का भी जो नुकसान होगा वो हमारे और आप जैसे लोगों की पॉकेट पे जाने वाला है, यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता पे जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि इसको कर देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप इसको कर्ज से निकाल करके आप बेनिफिट में अपना स्टेट कैसे लाओगे और तब आप कैसे लोगों को सर्व करोगे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो अभी तक तो 5 साल नहीं, 15 साल पीछे में रहे थे आप। 5 साल नहीं, 15 साल आप रमन सिंह की सरकार थी, 5 साल ये सरकार। अभी काहे का पीछे? 20 साल तो हो गए आपको। कितना समय चाहिए? 20 साल तो हो गए अब आपको। तो मुझे लगता है काफी। एक बात बताइए, इस दौरान इस चुनाव में ये भी देखने को मिला कि 2 मुख्यमंत्री और कई मंत्री जो है ईडी और सीबीआई की रडार पर आए और जेल तक दाखिल हुए। इन सब को आप किस नज़र से देखती हैं? सीबीआई, ईडी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये पूरा केंद्र सरकार गलत नीतियों का सहारा ले रही है। अपनी ताकत जो बहुमत में आने के कारण हर जगह आप मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं, मंत्रियों को परेशान कर रहे हैं। जो उनके हिसाब से नहीं चला उस हर इंसान को परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी एक फिल्टर कंपनी के साथ साथ एक डस्टबिन भी कंपनी है। अगर हम देखें तो हमारी नज़र में बस वही दिखता है कि अगर आप गलत हो हमारी पार्टी में आ जाओ, आप दूध के धुले हो गए। बस ये जो चल रहा है, इसके कारण आज बीजेपी गर्व और घमंड करती है कि हम बहुमत में हैं और हम किसी को भी दूध का धुला साबित कर देंगे और किसी को भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। यही देश की राजनीति रह गई है। मेरा नज़रिया सिर्फ यही है भारतीय जनता पार्टी को लेके कि ये सिर्फ एक तानाशाह है। छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, खासकर महिला अपराध जो है। इस बात को भी आपकी पार्टी स्वीकार करती है और क्या उसके उपाय करेगी? बिल्कुल करती है, क्योंकि देखिए 2018 के बाद आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़े हैं वो लगातार बढ़ते क्रम में है, और उसके लिए निश्चित रूप से हम और अधिक प्रयास करेंगे कि ये जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, इनको कम किया जाए। और इसके लिए जो भी कानून बनाने पड़ेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कानून मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सब मिलकर निश्चित रूप से इस विषय पर काम करेंगे। एक संदर्भ यहाँ पर ये आता है कि जब आप सत्ता में आ गए प्रदेश के, तो आपसे कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं हुई या उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया, और आप अब लगभग परिणाम आने को है, स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ छत्तीसगढ़ की भी 11 सीटों में से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली जाएगी। इस स्थिति में जब केंद्र और प्रदेश दोनों होगा, तो आपको क्या लगता है कि क्राइम को कम करने में कामयाब होंगे कि निरंकुश हो जाएंगे? देखिए, बात वही है कि जैसे अभी हमारी महिला मित्र बैठी हुई हैं यहाँ पे भाजपा से, उन्होंने अपनी बात करी कि हम करेंगे। 15 साल का समय राज्य में बीता इनका, बीजेपी का 14 से लेके 24 हो गया, 1 दशक पूरा बीत गया केंद्र में रह करके, तब से आज नहीं हुआ तो कब करेंगे? एक बात भाई, और सत्ता में आप, तो सवाल तो आपसे ही किया जाएगा। और इसके बाद सबसे ज्यादा शर्मनाक तब हो जाता है जब क्राइम करने वालों को आप शह देते हैं। शह कैसे देते हैं? प्रज्वल रेवन्ना हमारे सामने का उदाहरण है। सत्ता विपक्ष का कोई नेता आप आरोप लगा दो, उसको जेल भेज देते हो, लेकिन वही हेमंत बिस्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, अजीत पवार जिसको 2 दिन पहले भोपाल में गरियाया जाता था, उसको 2 दिन बाद यहाँ पे शामिल करके मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं, तो बढ़िया हो जाता है। तो इससे दिख रहा है कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि आपके पास जो आएगा वो सब ठीक हो जाएगा, जो विपक्ष में रहकर सवाल करेगा वो जेल जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सवाल उठाने
वालों में संजय सिंह जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले गए, हमारे एक स्वास्थ्य मंत्री तो शुरू में जेल भेज दिए गए, तो उत्तराखंड के इलेक्शन के दौरान वो वहां का प्रभार संभाले बैठे थे। जैसे ही चुनाव पास आते हैं उसके ठीक पहले किसी को तोड़ना है, मरोड़ना है, डराना है, तो ये कर दो कि ब्लैकमेल करो, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारे पुराने चिट्टे खुलवाए जाएंगे, तुमको ब्लैकमेल किया जाएगा। जो सरेंडर बेचारे उनकी भी मजबूरी है जो सरेंडर हो जा रहे हैं, क्योंकि वो करे क्या, तो जो डर जा रहा है वो इनके शरण में आता है, जो नहीं डरता है वो जेल जाता है। तो ये जो क्राइम को रोकने की बात जो हम अभी कर रहे हैं, उसके लिए स्वस्थ मन से अगर कोई सरकार जब तक काम नहीं करेगी साफ नहीं, तब तक कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके पहले आप हमारी इसी छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुआ, अभी इसी सरकार पिछली सरकार के दौरान जब ये विधानसभा का इलेक्शन पास आने वाला, सिलगेर कोरोना के समय में सिलगेर कांड हुआ, 5 आदिवासियों को मारा गया, हसदेव के अंदर लगातार आंदोलन चल रहा है। तो ये सब क्या क्या क्राइम के लोग उधर पर आपके साथ आते तो सब ठीक हो जाता है, वरना जो विपक्ष में बैठ के सवाल उठाता है उसको आतंकवादी, वो नक्सली, तो वो फलाना डिमाका बना के आप अंदर जेल डाल देते हो। तो क्राइम रोकोगे कैसे अगर क्राइम के लोग आपके साथ बैठे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में आपको लगता है कि पार्टी ने महिलाओं को सफिशिएंट संख्या में टिकट दिया, या भविष्य में आगे क्या होगा आपकी पार्टी का नजरिया? देखिए, अभी भी हमारी पार्टी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया है लोकसभा में, छत्तीसगढ़ में, जांजगीर चांपा से और कोरबा लोकसभा से। तो दोनों जगह पे 2 महिलाओं को टिकट दिया है। आगे भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे करने के लिए काम करेगी। और विधानसभा की मैं बात कहूँ तो जैसे हमको ये पता है कि 2029 के आते तक विधानसभा लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर जरूर मिलेगा। आपकी पार्टी के क्या नजरिया है महिला प्रतिनिधित्व को लेकर? इस बार भी अभी 2 महिलाएं चुनाव में हैं और निश्चित ही आगे महिलाओं को और ज़्यादा टिकट दिए जाएंगे और उन लोग लोकसभा में भी चुनाव लड़ेंगे और अच्छा ही रिजल्ट आएगा जब हमारे यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने का और मौका, मैं भी चाहती हूँ महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन अभी जो सरकार बैठी हुई है, आरक्षण, महिला आरक्षण पास कर दिए, महिला आरक्षण पास कर दिए, लेकिन लागू कब होगा? 28 के बाद। ये नहीं होना। चुनाव के ठीक पहले शुरू किया गया था गलतफहमी फैलाने के लिए। को टिकट दिया है, रूप कुमारी चौधरी जी वहाँ सफिशिएंट नहीं है, वो भी ताम्रध्वज साहू जी के साथ टक्कर में फाइट दे रही है और निश्चित रूप से आगे है। तो 3 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व का अभी अवसर जरूर। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ टिकट देकर के महिला प्रतिनिधित्व दिखाना और क्या संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर के भी तो ये रेशियो पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं इसी बात पे, देखिए पार्टी किसी की भी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे मेरी खुद की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी में मुझे लगता है संगठन के अंदर से लेकर के टिकट देना भी बेहतर जरूरी होता है, क्योंकि टिकट में भी देखिए रिप्रेजेंटेशन जाता है। महिलाओं के मुद्दे, अगर मैं सदन में जाऊंगी, आप सदन में जाएंगी, बहन हमारी सदन में जाएंगी, तो जो भी हमारे इनके मतभेद अपने होंगे, लेकिन एटलीस्ट जो जमीन के मुद्दे इनके संबंधित, वो महिलाओं का मुद्दा रिप्रेजेंटेशन जाना भी उस तरह का जरूरी है। लेकिन संगठन से लेकर ऊपर तक की लड़ाई बड़ी तगड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी को जिस लेवल पे, जिस रेशियो से टिकट देना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है अभी भी। तो उसको लेकर के मुझे लगता है जो महिला रिजर्वेशन की बात हो रही है कि ठीक है सीटें बढ़ेंगी तो दे दिया जाएगा, चलो ठीक है तुम कोने में चली जाओ। जैसे होता है ना कि आपको एक वो RTE होता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 25% दे देंगे, ठीक है वो गरीब बच्चों को अलग कर दोगे आप। उनके साथ दिया नहीं जाता, उनको अलग किया जाता है। तो हम अलग करने के लिए नहीं बने हैं, हम इनके लिए भी बोलेंगे, इनके लिए आप इनको दीजिए ना, इनमें क्या कमी है, इनको बढ़ाइए आगे आप। तो मेरा कहना है कि कोई भी महिला किसी भी जगह से, किसी भी पार्टी से निकल के आती है, वो संघर्ष करती है, अपने घर से लेके, समाज से लेके पार्टी तक का संघर्ष करती है। सबको बराबरी से कैसे देंगे टिकट, उस पर सोचना चाहिए। समाज हो, परिवार हो, संगठन हो, अगर कुछ होता है तो उसका प्रभाव उसमें शामिल महिलाओं पर भी पड़ता है और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनकी संख्या भी माकूल होनी चाहिए, ताकि उस जो प्रभाव पड़ता है वो भी जब उसे रोकने की बात हो या उसे संभालने की बात हो तो महिला का होना उस समय पता चलेगा कि जब उस महिला ने उसे नियंत्रित किया या उसे संभाला तो उसकी भूमिका कैसी रही। फिलहाल लोकसभा टीवी पर चर्चा में हमारे साथ ये 3 महिलाएं शामिल हुई, सुनीता जी, सीमा जी, प्रियंका जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। परिणाम बस लोकसभा हमको तो इंतजार है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए आ जाएंगे परिणाम, और इसके साथ ही हमारा चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा। अलग अलग लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।